Take my house, take it 50 times, I don't care. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. Mr. Narendra Modi, please explain your relationship with Mr. Adani. बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। अभी मैंने जो आपको सुनाया वो मशहूर इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की एक नज्म का टुकड़ा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब अंधेरा छाता है तो रोशनी बनकर ये नज्म अचानक सबको रास्ता दिखाती है। और आज ये नज्म हमको भी बहुत याद आ रही है। देश के हालात ही कुछ ऐसे हैं, बोलने की इजाजत नहीं, और अगर आप सवाल करते हैं तो इसकी एक बड़ी कीमत देनी पड़ती है। जैसी कीमत देनी पड़ी है राहुल गांधी को, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ दिन पहले तक वायनाड के सांसद रहे। अब वो सांसद इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक सवाल पूछा था, और वो सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है। अडानी यानी गौतम अडानी, यानी वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के महानायक, जिससे यह साबित हुआ उस रिपोर्ट से कि अपने ही पैसे लगाकर गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए गए हैं और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूंजी निवेश करने वालों के साथ खिलवाड़ किया गया है। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने शेयर मार्केट से पैसे निकाले, शेयर बाजार धड़ाम हुआ और अडानी जो देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे, अचानक बहुत पीछे चले गए। इस फ्रॉड की जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उल्टा अडानी को लगातार तमाम चीजें सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती रही ताकि उनका धंधा बेहतर हो सके। और राहुल गांधी जब यह सवाल पूछते हैं कि आखिर रिश्ता क्या है, यह कैसी मित्रता है, तो फिर कैसे कैसे षड्यंत्र हुए उन्हें संसद से बाहर करने के लिए। खुद सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलने दी। हमने यह भी देखा अभूतपूर्व दृश्य। ये सजा मिली राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी है कि मानते नहीं। वायनाड पहुंचे, अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र, वहां बहुत बड़ी तादाद में जनता ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन्होंने दोहराया कि हम तो सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। क्या कहा राहुल गांधी ने वायनाड पहुंचकर, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए। Take my house, take it 50 times, I don't care. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. Mr. Narendra Modi, please explain your relationship with Mr. Adani. I kept asking that simple question because the government is very uncomfortable about the type of questions that I ask. I'm removed from parliament. I know that if the BJP is taking away my house, is disqualifying me from parliament, is attacking me 24 hours, I know that I'm doing the right thing. And the more they attack me, the more I know that this is exactly the path on which I have to walk. And I am not going to stop, no matter what happens. Not for myself, but because of my relationship with you and my relationship with the rest of the people of India. यानी चाहे संसद की सदस्यता ले लो, चाहे मेरा बंगला ले लो, चाहे जेल भेज दो, फिर भी मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। यह राहुल गांधी का संकल्प है। उनका बंगला छीनने के लिए नोटिस जारी हो गई है और यह बड़ा अद्भुत है कि गुलाम नबी आजाद साहब जो कांग्रेस के नेता थे लेकिन अब मोदी जी के गुण गा रहे हैं, वो अब किसी सदन में नहीं है, लेकिन उनका बंगला नहीं लिया जा रहा है। और भी ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर बंगला लेने की तैयारी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस सवाल पर, वो एक अलग षड्यंत्र है, जिस सवाल को लेकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, संसद सदस्यता लेने में सरकार ने जो तेजी दिखाई वो भी अभूतपूर्व है। एक व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है वो संसद में ना रहे, यह पूरी कोशिश है, जबकि संसद होती ही है सवाल पूछने के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। लेकिन मोदी जी अब चक्रवर्ती सम्राट की तरह सोचते हैं, जिनसे कोई सवाल ना करे। वो जिल्ले इलाही हैं, ईश्वर की छाया है इस पृथ्वी पर। उनसे सवाल करना तो कुफ्र है, गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मोदी जी और उनकी जो भक्त प्रजाति है, जो वो कहने की कोशिश करती है।
जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं लगातार नष्ट की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन सरकार चाहती है कि संसद में भी विपक्ष ना हो, और जो न्यायपालिका की ओर से अगर सवाल उठे तो न्यायपालिका के खिलाफ भी पूरा एक मूवमेंट इस समय चल रहा है। खुद कानून मंत्री जजों पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी अडानी को लेकर जो कह रहे हैं उसके पीछे मसला क्या है, ये जो मित्रता से क्या हुआ है इस देश का, पूरा मसला क्या है, खुद आप राहुल गांधी से एक बार सुन लीजिए। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई दी। ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। ये देखिए रिश्ता। माने प्लीज पोस्टर नहीं, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला, और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। यूपीए सरकार के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण का विचार उनके बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए निजी निवेश लाना था, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिले। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रो बिजनेस हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ हूं। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमां सब कुछ है मिलता। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए। सरकार झुक गई और अडानी समूह के पक्ष में नियम बदल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने से पहले और बोली लगाने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए जाए। ये 6 हवाई अड्डा विकास परियोजनाएं हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं और इसमें प्रोजेक्ट फेलियर्स होने की संभावनाएं भी हैं। और यदि कोई परियोजना विफल होती है तो विफल परियोजनाओं को लेने के लिए अन्य सक्षम बोलीदाता उपलब्ध होने चाहिए। एक और सवाल, जब यह निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग सब ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि यह निर्णय गलत है। इनके ऑब्जेक्शन को किसने ओवरटर्न किया और क्यों? जो कंसेशन 30 साल का था उसे 50 साल का क्यों किया गया? और जो रेवेन्यू मॉडल था उसको क्यों बदला और किसने बदला? आखिरी जादू, मुंबई एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स की सोने की चिड़िया। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर पर एजेंसीज का दबाव, सीबीआई, ईडी
और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर अदानी जी को एयरपोर्ट ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एजेंसीज उनको क्लीन चिट दे देती हैं। मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की अगली 2 पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सच्चाई बोलना, सच्चाई का सामना करना हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश का इतिहास है। सुना आपने, यानी पाताल हो, आकाश हो या धरती हो, हर तरफ जहां भी आप नजर घुमाएंगे आप अडानी को पाएंगे। और इसलिए पाएंगे कि मोदी जी की सरकार मेहरबान है, और जब सरकार मेहरबान होती है तो क्या हो सकता है, ये खुदा मेहरबान वाले मुहावरे से आप याद कर लीजिए। बहरहाल कोई किसी के साथ मित्रता रखे, इसमें क्या बुराई है, लेकिन जब देश की संपत्ति को नियम कानून तोड़कर किसी एक पूंजीपति को लगातार दिया जाए तो फिर शक होता है। शक इसलिए भी होता है कि पिछले दिनों जिस तरह से सरकारें तोड़ी गई, विधायकों को खरीदा गया, वो सब पैसा आखिर आता कहां से है। लोकतंत्र को एक अजीब लूट तंत्र में बदलने का जो पूरा उपक्रम है, वो आर्थिक रूप से कहां फंड किया जा रहा है, कहां से उसका पैसा आ रहा है, और क्यों ये सारे पूंजीपति चाहते हैं कि इस देश के सारे मीडिया पर उनका कब्जा हो जाए। बचे खुचे 1-2 चैनल थे, वो भी खरीद लिए गए। अडानी जी ने अभी खरीदा कुछ दिन पहले एनडीटीवी को, अब वो उसके मालिक हैं, और उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है आप जानते हैं। मीडिया की ओर नजर उठाएंगे तो आपको देश की बदहाली, गरीबी, परेशानियों का कोई जिक्र वहां नहीं मिलेगा। राहुल गांधी सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध पेट्रोल के 100 रुपए हो जाने, डीजल के 90 रुपए हो जाने और रसोई गैस के 1100 रुपए हो जाने से है। अगर इन सारे प्राकृतिक संसाधनों पर किसी कॉरपोरेट की मोनोपोली हो गई, एकाधिकार हो गया, तो फिर सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। और आज कॉरपोरेट जो क्रोनी कैपिटलिज्म है और जो कॉरपोरेट एकाधिकार है, उसका नतीजा हम सब भोग रहे हैं, और देश की बेरोजगारी दर 8% पहुंच गई है। कई बार तो लगता है कि ईडी और सीबीआई से जब तमाम नेता डर कर अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, तो ये शख्स, ये आदमी यानी राहुल गांधी अगर बोल रहा है तो एक ये महान दृश्य है। बहुत लोग जिनके खानदान की एक परंपरा थी सवाल उठाने की, सच बोलने की, वो डर कर पीछे उठ गए, पीछे चले गए। लेकिन राहुल गांधी भूले नहीं है कि वो स्वराज भवन से निकली हुई परंपरा के सिपाही हैं जिसने इस देश को आजाद कराया। ये उस खानदान के हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू अगर जेल गए तो स्वरूप रानी नेहरू ने भी लाठियां खाई। जवाहरलाल नेहरू अगर 10 साल करीब जेल में रहे तो कमला नेहरू भी रही, लाठियां खाई। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों स्वतंत्रता सेनानी रहे। कृष्णा हठी सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहनें थी, वो भी जेल गए, उनके पति भी जेल गए। पूरा खानदान स्वतंत्रता आंदोलन पर कुर्बान हुआ। अपना सारा घर, अपना पूरा स्वराज भवन पहले कांग्रेस को और फिर देश को समर्पित कर दिया। आज उनका घर छीना जा रहा है। कितनी हंसी की बात है। ये लोग जो आजादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए, उन्हें इसका मतलब कैसे समझ में आएगा। उन्हें तो अंग्रेजों का जाना ही बुरा लगा था, संविधान का बनना ही बुरा लगा था, तिरंगे के 3 रंग भी बुरे लगे थे। आज मजबूर हैं कि तिरंगे को वो सलामी करे। तो यह महान दृश्य है जब राहुल गांधी जैसी एक शख्सियत सच्चाई की राह पर खड़ा हुआ है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को बदलकर कहूं तो एक सच्चा आदमी है देश में, या यूं कहो एक सच्चा आदमी है देश में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो इस रोशनदान से झरती हुई सच्चाई को महसूस कीजिए। राहुल गांधी आपसे बड़े देशभक्त नहीं हैं। देशभक्त होना आपका भी कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है, और आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ सच बोलकर, सरकार से सवाल करके, जवाबदेह बनाकर। क्योंकि अगर सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और ये संयोग नहीं है कि भारत का जो लोकतंत्र है, इस समय दुनिया आश्चर्य कर रही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो गया।
जिसे एक लिबरल डेमोक्रेसी बनना चाहिए था, वो एक ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी में, यानी एक एकाधिकारवादी, एक तानाशाही रवैये वाली लोकतंत्र में कैसे बदल गया। आज हम जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है दुनिया का, उसमें 108वें नंबर पर है, और मीडिया की बात आएगी तो हम 150वें नंबर पे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि जो भारत रूस और चीन से मुकाबला करता था, अमेरिका से मुकाबला करता था, आज वो पाकिस्तान जैसे देश जो एक फेल्ड स्टेट है उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। अभी निर्मला सीतारमण जी विदेश गई थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों का हाल बहुत बुरा है, भारत में बड़ा अच्छा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान से हमारी तुलना की। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात किसी भारतवासी के लिए क्या हो सकती है। पर ये यही कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। अब आप पर है कि आप वो करते हैं या नहीं जो आप कर सकते हैं, जो लोकतंत्र में आपको अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं डॉक्टर पंकज स्पीक्स इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।